छिंदवाड़ा वाला किला क्यों नहीं भेद पाते आप, और क्या इस बार भेद पाएंगे? हम तो सुन रहे थे कि शायद बीजेपी में आ रहे हो। ये आप लोगों को मालूम है, हमारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये तय 2.5 लाख लोग अभी तक बीजेपी में आ चुके हैं। कितने? 2.5 लाख लोग मध्य प्रदेश में। हाँ, जैसे वो हमसे कहते हैं कि आप 400 क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, हम 400 नहीं बोल रहे, तुम 500 बोल दो। ये देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद लगता है चुनाव ही नहीं दिखता है। आप भगवा बहुत पहनते हैं। नहीं, मैं भगवा क्यों नहीं पहनूं? आप बताइए, ये इस कलर में तकलीफ क्या है? आप इस स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपने ठान लिया है इस बार शिवराज जी को पीछे छोड़ देना है। आप मुख्यमंत्री आवास में मैंने सुना अकेले रहते हैं, आप अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखते। इतना बड़ा मुख्यमंत्री आवास है, आप अपने परिवार को अपने साथ क्यों नहीं रखते? मेरी एग्जाम तो अब भी है आपका, ये आपकी अग्नि परीक्षा है, इसीलिए तो 29 सीटों की सरकारी नहीं है ना। एक मिनट, आप डॉक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए थे, आपने छोड़ दिया। उसमें क्या हो गया? क्यों? यानी पॉलिटिक्स के लिए आपने डॉक्टरी छोड़ दी? पॉलिटिक्स उस समय राजनीति। सुनते हैं उमा जी ने डांटा भी था आपको उस पर। हाँ, वो तो स्वाभाविक है ना। क्या बोली वो? तो तलवारबाजी वाला वीडियो कौन सा था वो, कहाँ का है, और ये तलवार कहाँ से आपने चलाना सीखा? और ये बात तो मान लीजिए मोहन यादव जी, आपको मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि आप ओबीसी हैं। मोदी जी से एक खास रिश्ता आपने कैसे बनाया, कैसे इतना इंप्रेस कर दिया आपने उनको? नहीं, मेरी पहली मुलाकात कायदे से तो मेरी शपथ में ही हुई। पहली बार मंच पे? मेरे को और क्या, मेरे को तो यही मालूम नहीं था पहले। मैं दूर से उनके लिए जिंदाबाद करता था। अच्छा। और क्या? विपक्षी कहते हैं कि ये सरकार यहाँ से नहीं दिल्ली से चल रही है। मध्य प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? जीतू पटवारी अभी थोड़े मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी नए मुल्ला है, देखें नमाज कैसे पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू चुनाव के सीजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का 3 बार के एमएलए हैं, और इस बार सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बीजेपी अपना एक प्रमुख हथियार बनाकर मोहन यादव जी को पूरे देश में घुमा रही है। बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर मोहन यादव जी। आपका भी अभिनंदन। कैसे हैं आप? बहुत बिजी चल रहे होंगे आजकल तो चुनाव प्रचार में। चुनाव में तो स्वाभाविक रूप से व्यस्तता रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आपसे बात करने का मौका मिला। हमें भी बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत अच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। आपका स्वागत है, बार बार आइए। प्रचार में कैसा फीडबैक मिल रहा है? ऐसा लग रहा है कि प्रचार में माननीय मोदी जी में प्रदेश हुआ है, पूरा देश जैसा वातावरण दिख रहा है। कांग्रेस के तो अते पते नहीं लग रहा है, इसी नर्वस हो गई इस स्थिति में। मैंने तो कल्पना की थी जरा मुकाबला होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। आपको मुकाबला नहीं दिख रहा है? नहीं, आप बताइए ना, कोई स्टार प्रचारक अपनी लोकसभा छोड़ के बाहर नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं? अरे दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं? वो भी अपना चुनाव लड़। भाई, कोई बाहर नहीं आना चाहता है। कांग्रेस का कोई नेता ऐसा लग ही नहीं रहा है कि क्या स्थिति। लेकिन वोटिंग तो पहले फेज में बड़ी कम हुई है, उसकी वजह क्या है? वोटिंग न होने में कांग्रेस की सीट जो है वहाँ और ज्यादा कम हुई है। जैसे सीधी है, अगर अपने आप देखें तो सीधी में 64 में 20% वोटिंग कम हुई। बीजेपी वाली सीट पे 8-10% पे कम हुई। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? और दूसरा एक कारण बड़ा भी है, ये जो समय है, इस समय में लग्न शादी ब्याह का बहुत समय चल रहा है, फसल कटाई का टाइम चल रहा है, तो इसके कारण से भी स्वाभाविक रूप से मतदान पे असर आया। पर आपका वोटर निकल रहा है, आपको लगता है? 100% निकल रहा है, तो दिख ही रहा है सामने। हर जगह जो फीडबैक आ रहा है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। छिंदवाड़ा वाला किला क्यों नहीं भेद पाते आप, और क्या इस बार भेद पाएंगे? आप बताइए, छिंदवाड़ा एक ही तो बचा जिस पर हमने पूरा ध्यान केंद्रित किया है, और इस बार से छिंदवाड़े की जो हवा आ रही है, जो समाचार मिल रहे हैं, 100% छिंदवाड़ा अब हमारा हो चुका है। ओके, कमलनाथ नकुलनाथ इस बार भी आपको लगता है कि? नहीं, हम तो कमल की बात कर रहे हैं, बाकी कौन है मालूम नहीं। हम तो सुन रहे थे कि शायद बीजेपी में आ रहे हो। ये आप लोगों को मालूम है, हमारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये तय 2.5 लाख लोग अभी तक बीजेपी में आ चुके हैं। कितने? 2.5 लाख लोग मध्य प्रदेश में। हाँ, इसलिए कौन से बड़े नेता उनके जो आज नहीं है हमारे पास। हमारे लिए आज गर्व इस बात का है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जैसे 2 बार प्रधानमंत्री के साथ मंत्री रहे माननीय सुरेश पचौरी जी, बहुत बड़ा नाम, 6 बार के राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है। माननीय नरसिंह राव जी के साथ, उनके पुराने अपने मनमोहन सिंह जी के साथ, दोनों के साथ मंत्री थे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी अंदर की स्थिति इतनी खराब कर दी कि कोई उनको भरोसा नहीं करना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का मन खराब हो रहा। खासकर भगवान राम को लेकर कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया, निमंत्रण ठुकराना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब भगवान राम के मामले में इतने क्यों एडामेंट होते हो आप? भगवान
राम का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सबने कहा था कोर्ट फैसला देगी सब मानेंगे, फिर आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गए? बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब वोट मांगने जा रहे हैं और कह रहे हैं हमको राम के मामले से क्या लेना। अरे भाई, तुम राम के मामले से इस मजाक भी बना रहे हो और भगवान का दर्शन नहीं करते हो, निमंत्रण ठुकराते हो, तो जनता देखती नहीं। आपको लगता है यही वजह है कि इतने सारे कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़कर और क्यों नहीं? ऐसे इसी प्रकार का माहौल है। जब आप बताइए, जब चुनाव को कोई गंभीरता से कांग्रेस के नेता ही नहीं ले रहे हैं, जब चुनाव डिक्लेयर हो रहा है तो आप पदयात्रा निकाल रहे हो, अब इसको क्या बोलोगे आप? ये तो सामान्य बात है कि किसी के घर में कोई बड़ा काम आ जाता है तो लोग अपने काम धंधे बंद करके उस काम पे जुट जाते हैं कि इसकी चिंता कर लो भाई। लेकिन ऐसे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना स्टार प्रचारक, सबसे बड़े नेता अपने आप को मान के चलते हैं, उनकी पार्टी कई लोगों को जोड़कर घमंड या गठबंधन बनाती है, वो अकेले पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो पहले तय कर ले कि वो करना क्या चाहते हैं। और इसी कारण से आप देखो कि इसी नादानियों से बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे वो 3 से 13 तक। माननीय मोदी जी की आंधी को समझ नहीं पाए और वो भाजपा को बहुत लाइट लिया तो 115 पे रह गए। 19 में और मजाक बनाया तो उनके हाथ से उत्तर प्रदेश भी गया, वो भाग के वायनाड में जाके बड़ी मुश्किल से बचे। तो 115 पे रह गए थे 14 में, और 52 की खाली बस की सवारी रह गई उनकी 18-19 में, और अब एक टेम्पो की बचेगी आज की स्थिति में। इनके पास बचना नहीं कुछ भी। मतलब आप कह रहे हैं पिछली बार से भी कम सीटें? 100% ये हाल हो ही ना उनके। हम क्या करें, वो तो खुद ही बताए ना। जैसे वो हमसे कहते हैं कि आप 400 क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, हम 400 नहीं बोल रहे, तुम 500 बोल दो, तुम में दम हो तो बोलो ना। तुम तो 400 लड़ा भी नहीं पा रहे हो, हम तो 400 जीतने की बात कर रहे हैं। पर 400 कैसे होंगे? अरे भाई, होंगे क्यों नहीं? जब हमने कहा 300 तो 300 हुए कि नहीं? हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 13 में बनी कि नहीं बनी? तो सारी सीटें, आप इतने सारे राज्यों में सारी सीटें जीत चुके हैं, अब बाकी कहां से लाएंगे 400 की? इसका हिसाब तो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। राज्य इतने सारे बचे थे, अभी कांग्रेस से उनके साथ वाले जितने लोग हैं वो हारने के लिए बैठे तो है। हम जीतेंगे वहां पे, और कहाँ जीतेंगे? दक्षिण से लाएंगे सीट? क्यों नहीं जीतेंगे? जहां जहां मिलेगी जनता वहां वोट देंगी, और जनता वोट देगी तो जीते। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब वो तानाशाह बन गए। ये देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद लगता है चुनाव ही नहीं होगा। विपक्ष को कहा कि वो मजबूत बने तो उनको किसने रोका? वो अपने आप को लाचार क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी नीयत, नीति, कार्यक्रम कुछ भी नहीं है। इसलिए वो, अगर आप घर में बैठे बैठे बात करोगे तो कौन मानेगा आपकी बात? आपने कहा कि आप तानाशाह बन रहे, आप ताकतवर बन रहे। मैं तो नहीं मानता ना तानाशाह बने ना ताकतवर बने। आप इतने उदार मना व्यक्तित्व के नाते माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं कि राम मंदिर के मसले पर जो ट्रस्ट ने कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया तो उनने एक बार भी ना नहीं बोला, एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये इनने निमंत्रण इनको दे रहे हो, ये तो अड़ंगे लगा रहे थे मंदिर बनाने में, ये तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दे रहे थे। एक बार भी माननीय मोदी जी ने मना नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आइए अपन सब मिलकर भगवान राम। यही आरोप आप पर लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम भावनात्मक मुद्दे, ये आपको हिंदुओं का अपमान करने में क्यों खुशी होती? आप भगवा पे क्यों प्रश्न खड़ा करते? ये प्रश्न तो कांग्रेस करती है ना। कांग्रेस अंतर्मन से देखे, अगर भगवा से इतनी नफरत है तो निकाल दे तिरंगे से ऊपर वाला भगवा पट्टी, दो रंग का झंडा कर ले। क्यों नहीं करती ऐसा? वो क्यों नहीं बोल रही है? अब आप बताइए, कल ओसामा ये AIM वाला ओवैसी, हाँ। गोकसी के मामले में दुकान के सामने से गुजर रहा है और कितना गंदा बोल रहा है। पूरी भाजपा ने, हमने सबने विरोध किया, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। तो गाय के कटने पे, गाय के मांस बेचने पे कांग्रेस चुप है। क्यों चुप है? भगवान राम मंदिर पे अयोध्या में जाके दर्शन नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? जनता वोट देगी, जनता की श्रद्धा जिन पे है। इधर 142 करोड़ लोगों में भाई 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है इस देश में। आप कह रहे हैं भगवा का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी। मैं आपका देख रहा हूं, भगवा प्रेम आपका दिखता है, आप भगवा बहुत पहनते हैं। नहीं, मैं भगवा क्यों नहीं पहनूं? आप बताइए, इसमें ये इस कलर में तकलीफ क्या है? आप सिर्फ भगवा ही पहनते हैं या बाकी कलर भी पहनते हैं? नहीं, सब पहनते हैं। सब पहनते हैं, उसमें क्या मना है? जैसे योगी जी सिर्फ भगवा पहनते हैं। नहीं, अब योगी जी वो चूंकि संत है, मैं संत नहीं हूँ। ओके, मैं अपने आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कभी कलर थेरेपी भी एक काम होता है। हाँ, हर 7 दिन के 7 कलर अलग हाँ, राइट। आप कोशिश करिएगा कि हर दिन का एक कलर होता है। भगवान ने ये जो 7 रंग दिए, वो 7 रंग आप पहन सकते हैं। आप पहनते हैं अलग अलग कलर? कोशिश करता हूँ। जैसे सोमवार को सफेद, फिर मंगलवार लाल, मंगल को लाल, हाँ। फिर बुधवार को हरा, गणेश जी का कलर। अच्छा, फिर गुरुवार पीला, बृहस्पति का कलर। फिर शुक्रवार व्हाइट, सफेद, शुक्र, और शनिवार को काला, स्लेटी या काला, ग्रे या काला।
क्या और संडे? फिर लाल। संडे लाल लाल। और क्या, सूर्य देवता। अच्छा, आप संडे छुट्टी मनाते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई छुट्टी माननीय मोदी जी ने कभी मनाई तो हम मनाएंगे। हम मोदी जी की पार्टी के लोग कोई छुट्टी नहीं मनाते। आप इस स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपने ठान लिया है इस बार शिवराज जी को पीछे छोड़ देना है। नहीं, ऐसा नहीं, शिवराज जी को साथ लेके जाना है। शिवराज जी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? शिवराज जी को पीछे नहीं छोड़ते। हमारी पार्टी में ये कलेक्टिव लीडरशिप है, सबको साथ लेके चलते हैं। सब कहने के लिए नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको अक्षर से हम सिद्धांत लागू करते हैं। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से पूछता हूं, आप जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप एक मिशन पर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार टाइम कम है और सारे काम निपटा देने हैं। ऐसा कभी कोई नहीं कहता है ना, ऐसा को लगता है। सरकार को करने के लिए सरकार के पास हमेशा वही 24 घंटे होते हैं एक दिन के लिए, जो आम आदमी के लिए होते हैं। अब ये अलग बात है, कोई उसका उपयोग करता, कोई उसको टालता। मैं सुन रहा हूं कि आपने सारे जिले अभी तक घूम लिए। नहीं, वो तो स्वाभाविक है ना हमारे लिए। अगर जबकि अभी कितने 4 महीने हुए? हाँ, चुनाव अगर हो गया है, चुनाव का घोषणा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री अगर नीचे नहीं जाएंगे तो कैसे एक बात बनेगी। हमको हमारे अभियान में अगर 29 की 29 लोकसभा जीतना है तो मैं जनता के बीच जाकर निवेदन तो करने जाऊंगा ना, राज्य का मुखिया होने के नाते तो से। प्रचार की जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री का काम दोनों आप कैसे संभाल रहे हैं? बहुत मामूली बात है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होती है कि जो काम दे उसको डूब के करना, अच्छे से करना। मैं सरकार के बहुत सारे विभाग चला चुका हूँ। मैं शिक्षा मंत्री रह चुका हूँ, मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष रह चुका हूँ, विधायक रहा हूँ, उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ। कई जवाबदारियां ली। हर व्यवस्था में मैं, मुझे लगता है, डूब के काम करने का उसका यश भी। यानी दफ्तर से आप सरकार नहीं चलाते, आप घूमते हुए सरकार चलाते हैं, जमीन से सरकार चलाते हाँ, काम के लिए जहाँ जरूरत है वहाँ हम पहुँच करके सरकार चलाते हैं। हैं। पर आपकी जिंदगी तो बदल गई होगी मोहन यादव जी, मान लीजिए। क्योंकि जब आप विधायक चुन के आए थे दूसरी बार, तीसरी बार बल्कि, तब आपने भी नहीं सोचा होगा नहीं, देखो हमने कि आप पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे और बीजेपी आपको यूपी, बिहार और कहां कहां घुमाएगी। ये देखिए, हमारे पास एक ओबीसी का ऐसा चेहरा है देखिए, जो हिंदुत्व की बात भी करता है, राष्ट्रवाद की बात भी करता है, साफ सुथरी छवि है। दोनों बातें आपकी मैं थोड़ा सा संशोधित कर दूंगा। आपने जो बात कही है, मुझे इस बात पार्टी पे गर्व है। पार्टी पूरे देश में हमको जहाँ जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको चूंकि मेरे पे फोकस आ रहा है तो मेरे को आप बता रहा हूँ, बहुत सारे मैसेज मेरे जैसे कार्यकर्ता लाखों हैं जिनको पार्टी कहीं कहीं भेजती है, सब दूर काम करते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं काम करता था, मैं घूमता था लगातार इस क्षेत्र में। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ तब मैं विद्यार्थी परिषद ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा था, स्टेट सेक्रेटरी था। तब भी हम छत्तीसगढ़ के इधर रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, कवर्धा सब दूर घूमते थे। पूरे देश के अंदर जो जो जवाबदारी दी हमेशा हमने उठा के की है। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता सब अपनी पार्टी के लिए तो मिशन के लिए काम करते हैं, तो वो इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हमको काम मिला तो करना चाहिए। आप मुख्यमंत्री आवास में मैंने सुना अकेले रहते हैं, आप अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखते। इतना बड़ा मुख्यमंत्री आवास है, आप अपने परिवार को अपने साथ क्यों नहीं रखते? नहीं, परिवार में मेरे यहाँ देखो, मैं आपको बताऊं कि मेरे 2 बेटे और एक बेटी। बेटी का विवाह हो गया, वो घर चली गई, उसका हॉस्पिटल चलाती, डॉक्टर है। मेरा एक बेटा है, मेरे पिताजी भी हैं 98 के, तो वो मम्मी के साथ मेरे पिताजी को संभाल के रखना है, वो मेरी जवाबदारी है उज्जैन के लिए। तो स्वाभाविक रूप से उसकी मम्मी और वो वहाँ उज्जैन रहते हैं। एक बेटा यहाँ MBBS के बाद PG करने आया, डॉक्टर की डिग्री है, वो हॉस्पिटल में रहता है यहाँ पे। तो मैं ये शुरू से इस बात को रखता हूँ कि बच्चे अगर पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, तो उनको पूरे अपने मन से पढ़ने के लिए हॉस्टल में पढ़ना चाहिए, ताकि वो उसमें काम अच्छे से समझ सके। तो इस नाते से मेरी बेटी जब MBBS कर रही थी तब भी वो हॉस्टल में पढ़ती थी, बेटा PG कर रहा तो भी हॉस्टल में पढ़ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा राजनीति से अलग ही रखता हूँ, मेरे मन में कुछ इथिक्स पर। तो यानी सोच समझकर आपने ये फैसला किया कि उनको मुख्यमंत्री आवास में अपने साथ ना नहीं रखे, क्योंकि इस माहौल से वो उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, उनका नुकसान होगा। और दूसरा ये भी संदेश जाना चाहिए कि हम काम के प्रति जवाबदार हैं। जब मोदी जी इतना आदर्श देते हैं कि हमारे सबके सामने, तो हम उनके फॉलोअर्स तो हैं, हमारे लिए इससे बड़ा आदर्श क्या है? तो यानी इस पद के साथ जो सुविधाएं आती हैं, आपके परिवार को आपने उन सुविधाओं से दूर रखा है? जरूरत नहीं है इसकी, मैंने कभी नहीं ली अपनी सुविधा। मैं कोशिश ही करता हूँ कि भाई हमारे लिए है सुविधा, जो हम राजनीति में है उनके लिए घर है, परिवार है, भगवान की दया है, तो उनको अपना उनकी जिंदगी का आनंद लेने दें। पर ये बात तो मान लीजिए मोहन यादव जी, आपको मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि आप ओबीसी हैं और आप मध्य प्रदेश के अलावा बीजेपी के लिए यूपी, बिहार, बाकी राज्यों में भी ओबीसी का वोट ला सकते हैं।
ये आपका आकलन हो सकता है। मैंने फिर कहा कि हम मध्य प्रदेश के लिए हमको जवाबदारी मिली, प्रदेश के लिए कर रहा, लेकिन पार्टी जहाँ भेजती है जाते हैं जरूर, इसमें कोई मना नहीं है। तो यूपी बिहार में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जब आप जाते हैं? यूपी बिहार में 7 राज्यों में गया हूँ। आप यूपी 7 राज्य जा चुके हैं? मैं तेलंगाना होकर के आया हूँ, मैं राजस्थान होकर के आया हूँ, मैं हरियाणा होकर आया हूँ, मैं दिल्ली होकर आया हूँ। ये सब राज्यों में गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर जगह जहाँ पार्टी भेजेगी वहाँ जाना ही है हमको। उसमें लगता है वहां का ओबीसी, वहां का यादव, सभी वहां का वर्ग, पिछड़ा सभी वोट वर्ग, देगा? सभी वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं रहता है जो क्या होता है कि आप पर्टिकुलर जब आप कोई विषय पे बात करोगे तो आपकी गहराई मालूम पड़ेगी, आपके विषय की प्रवर्तन से आपकी कीमत होती है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपने हो सकता है मेरे बारे में क्या कल्पना की मालूम नहीं, लेकिन गुप्ता जी जब बात कर रहे तो आपको ध्यान में आया होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। इतना ही बहुत है। नहीं, लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां तो यादव पहले से नेता इतने सारे बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो मैं उनको हटाने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का प्रचार करने जा रहा हूँ। तो मेरी तो बात वहां का ओबीसी उनको वोट देता है, यादव उनको वोट देता है? देखो, आप सब खुली आंखों से देखते, लोकतंत्र में दिखाई नहीं देता है। हाँ। जिनके आप नाम ले रहे हो वो उनके घर वालों के अलावा किसी को मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक, सांसद बनाते हैं क्या? तो ये अंतर है। मेरे परिवार में कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और हमको बना के मुख्यमंत्री तक पार्टी पहुंचा रही। तो जब ये पार्टी के इस निर्णय को लोग देखते तो स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं कि बात ये भी सही ये हो सकता है क्या। आमतौर पे ऐसा कोई पार्टी नहीं करती, केवल बीजेपी करती। तो बीजेपी ये जो करती है वो दिखाएगी नहीं सबके बीच में। ओके, वो तो दिखाना पड़ेगा ना सबके बीच में। मोदी जी से एक खास रिश्ता आपने कैसे बनाया? कैसे इतना इम्प्रेस कर दिया आपने उनको? नहीं, मैं कोई रिश्ता नहीं बनाता। मोदी जी हो या हमारे भाजपा के नेताओं की विशेषता बहुत बहुत दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। वो हर एक व्यक्ति की, हमारी पार्टी की विशेषता ये कि अगर मैं अपनी पार्टी में मैं अपनी भूमिका ढूंढने जाऊंगा या उसकी लॉबिंग करूंगा तो मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे को जो काम दे देगी पार्टी, उस काम को मैं अच्छे से करूंगा। तो क्यों आप भाग गए उनको, प्रधानमंत्री को, नड्डा जी को? ये तो आप अमित शाह उनसे जी को? पूछना नहीं, मैं कैसे बताऊंगा। मैंने अपना काम किया, यहाँ शिक्षा मंत्री बनते नई शिक्षा नीति लागू करी सफलता के साथ। कोविड के कठिन काल में परीक्षाएं करी हमने सफलता के साथ। कोई जनरल प्रमोशन नहीं दिया। ऐसे सारे काम, जिन कामों के माध्यम से भाजपा को गौरव मिले, वो मैंने शुरू करने का प्रयास किया। जैसे आपने कहा कि टिकट लौटा दी, आमतौर पर पार्षद नहीं लौटाते, सरपंच नहीं लौटाते। सही बात। तो ये सब चीजें जुड़ती जाती है, एक बार ऐसे ऐसे करते 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 तो आदमी का ध्यान जाता है। अच्छा, मोदी जी से पहली मुलाकात आपको याद है? कब मुलाकात हुई थी? मेरी पहली मुलाकात कायदे से तो मेरी शपथ में ही हुई। पहली बार मंच पे? मेरे को और क्या, मेरे को तो यही मालूम नहीं था पहले। मैं दूर से उनके लिए जिंदाबाद करता था, यही अच्छा। और क्या। तो आपके लिए तो शायद ड्रीम कम ट्रू जैसे बोलते हैं ना, कि सपना साकार हो गया प्रधानमंत्री। भाई को इतने बड़े व्यक्तित्व से मिलेंगे तो मन में आएगा इससे। मुझे ध्यान में आता है जब वो शपथ के लिए भी हमको कहाँ बैठना, क्या करना, तो स्वाभाविक रूप से गवर्नर, माननीय प्रधानमंत्री आगे चले गए थे। हाँ। तो मुझे लगा कि मैं पीछे बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे को हाथ पकड़ के बोले तुमको पीछे नहीं आगे बैठना है। तो कोई किस्सा आपको याद आता है मोदी जी का, जितनी बार आपसे बातचीत हुई है उनकी? नहीं, मोदी जी हमेशा प्रेरित करते काम करने क्या के लिए। कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि हमको काम को डूब के करना चाहिए और जिंदगी में जो मौका मिले उसको सफल करना चाहिए। मुझे ये उनके उद्गार हमेशा प्रेरणा देते हैं कि भाई अपने लिए। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, काम की प्रॉपर होमवर्क करो, लापरवाही मत। आपको सबसे अच्छी बात मोदी जी की क्या लगती है? बहुत सारी बात है, क्या क्या बताऊं उनके लिए। उनके एक कोई बात हो तो बताऊं, लेकिन वो अपने आप में काम के लिए जो काम उनको मिलता है, जैसे उदाहरण के लिए 51 साल के पहले कभी वो सांसद विधायक नहीं बने थे, पहली बार बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री बन के भी गुजरात को कहां से कहां ले गए। तो ये उनकी विशेषता है कि वो जो काम करते, प्रधानमंत्री बने, पहली बार बने, लेकिन प्रधानमंत्री का पद कितना गौरवान्वित कर दिया। तो ये अंदर की जो उनकी ऊर्जा है वो हमको प्रेरणा देती है, उससे हमको सीख मिलती है। आप क्या जवाब देंगे जब आप पर यह आरोप लगता है कि आपने एक मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है? विपक्षी कहते हैं कि ये सरकार यहां से नहीं, दिल्ली से चल रही है। एक उदाहरण बता दे। वो विपक्ष तो कहने की स्थिति में ही नहीं है, वो उनके अते पते ही नहीं लग रहा, उनकी पार्टी को नहीं संभाल पा रहा। रोज पार्टी दल छोड़ के जा रहे हैं उनके पास से, रोज हमारे पास आ रहे हैं, हमको भी देखना पड़ रहा है किसको लेना किसको नहीं लेना। तो कांग्रेस सहित विपक्ष जो भी है वो एक तरह से नष्ट प्राय है यहाँ। ओके शिवराज जी, एक मेरा रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे। छोटे छोटे जवाब, बहुत जल्दी जल्दी। ओके, रैपिड फायर राउंड। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री मोहन यादव जी किसे मानते हैं? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं?
अभी चीफ मिनिस्टर पुराने भी उठा सकते हैं। नहीं, तो अभी थोड़ा सीखने सोचने तो फिर बताऊंगा। अच्छा, मध्य प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देखिए, बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानने में तो अभी मैंने माननीय शिवराज सिंह जी से लिया है, क्योंकि उनने काम किया है। बीरमारू राज्य से अच्छे राज्य में वो ले गए हैं, लेकिन उनको समय भी मिला है। लेकिन उमा जी ने भी बहुत अच्छे निर्णय किए थे, बाबूलाल जी गौर ने भी अच्छे निर्णय किए थे। उसके पहले पटवा जी का शासन बहुत अच्छा माना जाता था, कैलाश जोशी जी का भी हमने शासन देखा है। तो ये वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी सख्त प्रशासक के नाते से जाने जाते हैं। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, इसलिए मैंने जहाँ तक देखा है, गोविंद नारायण सिंह जी के समय से या जनसंघ के जमाने से हमारे एक के बाद एक मुख्यमंत्री आते गए। आपकी भी बहुत सख्त एक नेता की छवि है, सख्त मुख्यमंत्री की। नहीं, मैंने तो सीखा है इनसे। अभी मैं तो शुरुआत में आते ही आपने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले किए कुछ 3-4। वो तो करने ही पड़ेंगे ना। सरकार बनती है तो सरकार फैसले के लिए बनती है, और फैसले लेना ही चाहिए। ओके। देश का सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। देश का सबसे फिट नेता किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। ओके। सबसे जुझारू नेता किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ, किस नेता के साथ हुआ है इस देश में? सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा गाली किसको पड़ी है? ये तो दुर्भाग्य के साथ कहूंगा कि माननीय मोदी जी ने बहुत गालियां खाई है। उनके साथ झूठे झूठे आरोप लगे उन पे। गोधरा कांड में जिस ढंग से उन्होंने गुजरात को बचाया, आप बताइए, कार सेवकों से भरी हुई पूरी ट्रेन के बोगी जला रहे हो आप, जिंदा लोगों को जला रहे हो, और उसका ठीकरा फोटो मोदी जी पे। कितनी गंदी बात थी। कोई कह सकता है कि कोई रेल के अंदर कोई जिंदा है, कोई जलेगा, किसी को मार सकता है कोई क्या? लेकिन वो कितना उनके मन में पीड़ा हुई होगी, और उनने पूरे उस माहौल से गुजरात को कहां से कहां ले गए। अभी आप देखो उनके ऊपर कितनी सारी तरह की बातें लाते हैं। कोई उनको क्या बोलता है, प्रियंका गांधी ने पिछले चुनाव में क्या बोला था, कितना गंदा बोला था। ऐसी कोई भाषा होती है क्या? देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? और तो नादानी कब होती, राहुल गांधी देश के बाहर जाके बोलेगा। ये भाषा होती है। दुर्भाग्य से ऐसे लोग कैसे जनता इनको एक्सेप्ट करती है। वॉशिंग मशीन के आरोप पर क्या जवाब देते हैं आप? कहते हैं कि सारे नेताओं सीबीआई ईडी की रेड पड़वाते हैं और उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। 10,000 मुकदमे बनते हैं, उसमें से 3% नेताओं की बात आती है। उस पर 97% किसके पास जा रहा है? ईडी सीबीआई ने जो पैसा कलेक्ट करके जनता का जो चुराया हुआ पैसा जमा करवा रहे हैं अगर, तो वो वॉशिंग मशीन तो है गलत लोगों के लिए। मोदी जी इस मामले में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते नहीं, वो करके दिखाते हैं। तो मोदी जी अकेले नहीं है, मोदी जी तो इस कानून का पालन करा रहे हैं। ईडी सीबीआई ये किसके समय की बनी हुई एजेंसियां है? ये तो कांग्रेस के शासनकाल की बनी हुई है ना। आप अपने घर में अगर हथियार रखा हो और चोर चोरी कर रहा है, तो हथियार किस काम का भाई? उसका उपयोग करो। ओके, अब मैं कुछ 4-5 नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके दिमाग में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी। यस। नरेंद्र मोदी के बारे में आप पहला शब्द आपके जहन में क्या आता है? एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और आदर्श प्रधानमंत्री। शिवराज सिंह चौहान। कर्मशील मुख्यमंत्री। अमित शाह। अपने पद को अपने कद से जोड़ करके गृह मंत्री सरदार पटेल की बराबरी करके काम करने वाले गृह मंत्री। जेपी नड्डा। सत्य निष्ठा के आधार पर कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कार्यकर्ता भाव को बनाए रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोहन यादव। सामान्य कार्यकर्ता। उमा भारती। बहुत श्रेष्ठ नेता। कमलनाथ। उद्योगपति। दिग्विजय सिंह। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बोलने में मुझे लगेगा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलिए ना। लेकिन ऐसा है कि उनके द्वारा जो आतंकवादियों को बोला गया है, तो कई बार वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहने में मुझे लज्जा आएगी। जो आतंकवादियों को जी वापरे, ओबामा जी क्या बोला गया था। आपको लगता है सबसे बुरा मुख्यमंत्री का काल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का रहा? मैं नहीं कहता, पंटाधार सब जने कहते हैं उनको। राहुल गांधी। फेल पार्टी। प्रियंका गांधी। और बड़ी फेल पार्टी। जीतू पटवारी। अभी थोड़े मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी नए नए मुल्ला है, देखें नमाज कैसे पढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन पर आप जिनकी पार्टी आरोप लगाती है, आपने उनको जेल में डाल दिया। अरे कर्म तो वो करेंगे, वो कौन अपने कर्म से खुद गए। शराब के मसले में अन्ना हजारे ने क्या बोला सबको मालूम है।
जेल से सरकार चल सकती है क्या ये तो वो जाने। आपके हिसाब से? गंदी बात है, जनता के जितना बड़ा समर्थन लेकर के वो सरकार में गए थे, सबका अपमान कर रहे हैं वो। इससे तो उनकी तुलना में कमजोर या अनपढ़ मंत्री मुख्यमंत्री अच्छे, जिन्हें इस्तीफा दिया, पहले अपने आप को फेस किया, फिर निपटा। ओके, 3 और। अखिलेश यादव। मैं अपने राज्य की बात करूंगा, मैं यूपी के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि वो परिवार में पिता की पहचान से आए, उनका अपना क्या है। तेजस्वी यादव। वो भी पिता की पहचान से आए। ममता बनर्जी। ममता का हमने सबने हाल देखा, जिस ढंग से वो एनआरसी सीए के बारे में बोल रही है, और खुद हमारे लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी पदयात्रा निकालते सारे मैदान बुक कर लिए उनने, उनकी तो आम सभा नहीं करने दे रही। तो वहां जो नक्सलवाद का आंदोलन या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उनके सारे उद्यमाती लोगों को अपने साथ रख करके सरकार चला रही, जिसके कारण से पूरा हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा बेल्ट उनके कारण खतरे में पड़ता है। आप टीका लगाते हैं, रोज पूजा करते हैं आप? बिल्कुल लगाते। मोहन यादव जी? हाँ, मेरा टीका मेरी श्रीमती लगाती है, वो नहीं रहती तो मैं हाथ से लगाता हूँ। मेरे घर में एक परंपरा है कि स्नान ध्यान करके जब मैं घर से कदम बढ़ाता हूँ तो श्रीमती टीका लगा के विदा करती है। आप भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा मानते हैं? सभी देवताओं को मानता हूँ। बस जाते जाते कुछ, अगर कोई श्लोक, कोई भजन या कुछ पंक्तियां आप अगर सुना दें तो मजा आ जाए। इसमें तो क्योंकि आप पढ़ते पढ़ाते बहुत हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू।